नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र एक बार फिर से मुगल साम्राज्य के श्रृंखला में हुमायूं चैप्टर लेके आए हैं। और आप सभी लोग अच्छे से ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक मैंने ऐसे फैक्ट बताए हैं जो शायद आपने कहीं भी देखे हैं अभी तक। वीडियो के अंत में जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, इसी वीडियो के अंत में जब आपको ले जाएंगे हुमायूं के बारे में, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, और सबसे अच्छी बात बताते हैं, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जिस तरह से हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था और सातों दिन सातों रंग के कपड़े पहनता था, तो आपको थोड़ा इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें हमने भी कई बार कपड़े चेंज करके, कपड़े बदल करके ये वीडियो बनाई है। ठीक है, ताकि आपको शायद कुछ प्रैक्टिकल भी लगे। तो हुमायूं का बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोग देखिएगा, और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हम लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि आप सभी लोगों ने बाबर की वीडियो देखी और बाबर में मैंने क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करे थे वो भी देखे। इसी तरह से आज हुमायूं को हम कंप्लीट करेंगे। हमारे जो वीडियोस रहेंगे वो हुमायूं का पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इसलिए लिखी हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हुमायूं से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको क्रमबद्ध तरीके से और थोड़ा डीप में बताएंगे। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब हमारा एक बार फिर से है कि आप लोग लाइक कर दिया करिए। दूसरी बात इसलिए लाइक कर दिया करिए ताकि कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है। क्वालिटी ये है कि मैं इस वाले बोर्ड मार्कर से इस बोर्ड पर लिखता हूँ और उसके बाद अच्छी अच्छी चीज़ें, यानी कि जो अच्छे कंटेंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं JRF हूँ हिस्ट्री से। ठीक है, क्वालिफाइड हूँ JRF हिस्ट्री से। और ये हम चाहते हैं कि आप लोग इस तरीके का थोड़ा डीप पढ़ें। जब डीप पढ़ेंगे इतिहास को तो आप डीप जानेंगे। ठीक है भैया, जब आप डीप जानेंगे तो चीज़ें आपको नई नई आपको आगे मिलती जाएंगी। तो हम हुमायूं को थोड़ा अभी इसमें लिखे हैं, जितना आया इसके बाद इसको इरेज करके हुमायूं को कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपको ये वीडियो पूरी देखने को मिलेगी और आप एकाग्र होकर के अच्छे से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम लोग हुमायूं का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हुमायूं का देखते हैं भैया। जो हुमायूं का जो जन्म था, हुमायूं का जो शासन रहा वो 1530 से 1555 के बीच रहा। दूसरी बात ये भी है, हुमायूं का जो शासन 1530 से 1555 रहा, उसमें थोड़ी एक जरूरी बात है जो आपको बताते हैं। बाबर का जो मृत्यु हुई थी वो 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को, यानी कि 1530 को खत्म होने में 4 से 5 दिन बचे थे। 4 से 5 दिन, 1530 साल खत्म होने में 4 से 5 दिन बचे थे। लेकिन इतिहासकारों ने माना कि हुमायूं 1530 में ही गद्दी पे बैठा था। लेकिन अभी आप आगे इसमें पढ़ेंगे, एक खलीफा का षड्यंत्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि हुमायूं को गद्दी पर बैठने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। और वो बैठ नहीं पाता है, यानी कि 4 से 5 दिन तो ऐसे ही लग गए। तो इसका कहीं कहीं 1531 से 1555 माना जाता है। बट इतिहासकारों ने जो कहा है वो हमको मानना पड़ेगा। तो 1530 से 1555 तक इसका समय रहा। और पूरा 1530 से 1555 का जो समय रहा, इस पूरे 25 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बाबर 15 वर्ष तो विदेशों में ही हुमायूं 15 वर्ष तो विदेशों में ही रहता है। सिर्फ 10 वर्ष वो भारत में शासन कर पाया था। ठीक है, मतलब बहुत एक हुमायूं के नाम का मतलब होता है भाग्यवान, यानी कि हुमायूं का मतलब क्या हुआ? भाग्यवान। और ये हमको तो कोई तरीके से नहीं लगा था कि हुमायूं एक भाग्यवान शासक हुआ करता था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। हुमायूं का जो जन्म हुआ था भैया वो 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो माताजी थी, हमने माहम सुल्ताना का लिखवाया था आपको पिछले वाले वीडियो में। माहम सुल्ताना बताया था, बाबर का ये पुत्र था माहम सुल्ताना, इसकी माता का नाम था। ठीक है, और 6 मार्च 1508 को काबुल में इसका जन्म होता है और इसका मूल नाम होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका मूल नाम क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नासिरुद्दीन मोहम्मद किस मुगल शासक का मूल नाम था? तो किसका नाम था? जहांगीर का था। ठीक है, एक खोंदमीर जो इतिहासकार है, बहुत इतिहासकार, अच्छा इतिहासकार है। अगर कभी हुमायूं या मुगल साम्राज्य की जितने अच्छे लेख मिलते हैं, जितने अच्छे स्रोत मिले हैं, वो खोंदमीर एक इतिहासकार है। इसको ख्वांदमीर भी कहीं कहीं लिख देते हैं, खोंदमीर भी कहते हैं। तो इसकी रचनाओं से ही मुगल वंश की जानकारी के स्रोत मिले हैं, मोस्टली ज़्यादातर देखा गया है। तो खोंदमीर जो था, ये हुमायूं को क्या कहता था? हुमायूं को इसने अपनी रचनाओं में, अपने लेखों में क्या लिखा है? सिकंदर-ए-आजम। इसने हुमायूं को सिकंदर-ए-आजम कहा है और खुदा का साया इसने क्या कहा है? खुदा का साया भी कहा है। ठीक है भैया, इसने क्या कहा है? खुदा का साया। हजरत पादशाह हुमायूं को कहा है। खिलाफत पनाह हुमायूं को कहा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि किस मुगल शासक को हकीकी मजाजी के नाम से जाना जाता था? हकीकी मजाजी के नाम से हुमायूं को जाना जाता है। सल्तनत का योग भी इसे ही कहते हैं, यानी कि हुमायूं को सल्तनत का योग भी कहा जाता है। हुमायूं जो है वो सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस का शिष्य था। सत्तारी सिलसिला जो था, सिलसिले होते हैं, तो मोहम्मद गौस का शिष्य था।
ये देखिए लिखा है खलीफा का षड्यंत्र। अब खलीफा का षड्यंत्र क्या था? एक बात और है, जब बाबर की मृत्यु हुई तो हुमायूं को आगरा पहुंचने में मतलब हुमायूं को 4 से 5 दिन का समय लगा और वह बन नहीं पाया। इसी दौरान जो बाबर का उसमें एक वजीर हुआ करता था, उसमें उस वजीर का नाम था निजामुद्दीन खलीफा। तो निजामुद्दीन खलीफा उस वजीर का नाम था। वो चाहता था कि हम खानजादा बेगम के पति को मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनाएं। खानजादा मतलब बेगम जो बाबर की बड़ी बहन थी, खानजादा बेगम बाबर की बड़ी बहन थी। तो यानी कि निजामुद्दीन खलीफा चाहते थे कि वो बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाएं। किसको? मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाएं। ये उनका मतलब सिस्टम पूरा चल रहा था, ठीक है। लेकिन तब तक हुमायूं आ पहुंचा और इनका जो ये षड्यंत्र जो इन्होंने बना के रखा था ये असफल हो गया और हुमायूं ही शासक बन गया मुगल वंश का। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को कहा गया है खलीफा का षड्यंत्र, ठीक है। तो यानी कि खलीफा कौन? खलीफा ये बगदाद वाले कोई अब्बासी खलीफा या इस तरह के कोई नहीं थे, ठीक है। ये मतलब उनका वजीर था निजामुद्दीन खलीफा। वो चाहता था कि हम बाबर के बहनोई को जो उनका बहनोई का नाम था मेहंदी ख्वाजा, उनको हम शासक बनाएं, ठीक है। लेकिन ये षड्यंत्र सारा रचा, हुमायूं को पहुंचाने में देर करी तो हुमायूं आ गए टाइम से 4 से 5 दिन में जहां भी कहीं होंगे, तो उनका षड्यंत्र असफल हो गया। अच्छा, ये जो जानकारी है इतनी महत्वपूर्ण, ये किसने दी है? ये एक इतिहासकार हैं मध्यकालीन इतिहास में, निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी इनकी एक रचना है निजामुद्दीन अहमद की। और ये कहा जाता है कि निजामुद्दीन अहमद की जो तबकात अकबरी जो रचना है वो पूरे मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी रचना मानी गई है। 9 अध्यायों में है। मुगल वंश की सबसे बड़ी अगर रचना मानी जाती है तो तबकात अकबरी मानी जाती है, जिसके राइटर हैं निजामुद्दीन अहमद। उन्होंने ही अपनी इस पुस्तक में खलीफा के षड्यंत्र की विस्तृत व्याख्या करी है, ठीक है भैया। फिर अच्छा हुआ, रीजन ये रहा था क्योंकि वो वसीयत जब पढ़ी गई बाबर की, तो वसीयत में बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी पहले से घोषित कर दिया था। तो और भी एक रीजन बन गया कि हाँ, तो खलीफा ने जो इतना सब सोचा कि हम उनको बनाएंगे बादशाह, मेहंदी हसन को बनाएंगे, तो मेहंदी ख्वाजा को बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बेकार गई, ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि हुमायूं जब बाबर की वसीयत पढ़ी गई तो बाबर की वसीयत में साफ साफ लिखा था कि हुमायूं को हमारा उत्तराधिकारी बनाया जाए और हमारी संपत्ति को हमारे 4 कामरान असगरी और हिंदाल, ये इनके मतलब टोटल 4 जो भाई थे, चारों भाइयों में बराबर बराबर संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए, ये उनकी वसीयत में लिखा था। तो इनका खलीफा का षड्यंत्र जो था वो विफल हो गया, ठीक है। तो हुमायूं भाई 23 वर्ष की उम्र में ये बादशाह बन गए। 23 वर्ष के जब हुमायूं थे तब ये बादशाह बन गए, ठीक। और अपनी वसीयत में साम्राज्य को, जो उनकी वसीयत थी यानी कि बाबर की जो वसीयत थी, उस वसीयत को पूरे यानी कि साम्राज्य को पुत्रों में बांट दिया गया। थोड़ा मतलब यह है कि हुमायूं को थोड़ा ज़्यादा मिला था, 5:6 का ऐसा कुछ रेशियो था, ठीक है, वो थोड़ा कम मिला था। अच्छा, बाबर ने हुमायूं से एक बार ये भी कहा था, कोई बात नहीं है, अगर उत्तराधिकार के समय में या जमीन जायदाद के बंटवारे में अगर तुम्हारे भाई कभी कोई गलती कर बैठे तो अपने भाइयों को माफ़ कर देना, ये बाबर ने कही थी बात, ठीक है। अस्करी, अच्छा अब थोड़ा देख लेते हैं रिकैप रिवीजन में कि किसको कहाँ की जागीर मिली थी, इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो जो कामरान थे, इनके लड़के थे जो बाबर के कामरान, इनको काबुल, कांधार और सिंध एवं पंजाब, यानी कि सिंध, पंजाब, काबुल और कांधार की जागीर इनको मिली थी। किनको? कामरान को। अस्करी को मिली थी संभल की जागीर, ठीक है। अच्छा, हिंदाल को मिली थी अलवर की जागीर। हिंदाल को जागीर कहाँ की मिली थी? अलवर की। इसी तरह से हुमायूं कहते हैं, हुमायूं के बारे में साफ साफ लिखा है कि कांटों के सेज के रूप में दिल्ली का सिंहासन मिला। कांटों की सेज के रूप में दिल्ली का सिंहासन मिला, यानी कि कांटों की सेज इसलिए क्योंकि दिल्ली की सत्ता उनको मिली और दिल्ली पे हर एक अपना कब्जा जमाना चाह रहा था, छोटे मोटे जो शासक हुआ करते थे सारे, तो वो कांटों की सेज भरी उनका सिंहासन था। अच्छा, उस समय हुमायूं के जो प्रमुख शत्रु हुआ करते थे, हुमायूं के जो प्रमुख शत्रु हुआ करते थे, अफगान सरदार हुआ करते थे, वह उनके निकट संबंधी जो तैमूरिया वंश के थे, ये सब इनके हुमायूं के क्या हुआ करते थे? शत्रु या दुश्मन थे उस समय के। और तैमूर वंश के जो उस समय शासक थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। अफगान शासक इनसे इनके दुश्मन थे। तो यह सारी चीज़ें हैं भैया, एक बार बहुत अच्छे से इसलिए हम लिख के ले आते हैं ताकि हम सोचते हैं कि देखिए सीधी सी बात है, युद्ध भूमि में जाइए तो अपने शस्त्र सब कुछ लेके जाइए, ठीक। इसका कहने का मतलब ये है हमारा, हम भले देख के कुछ ना बताएं या कुछ भी ना करें, बट हमारे पास एक जो मैंने बढ़िया से लिखा है शॉर्ट नोट्स टाइप में, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ताकि आपको कहने का ये मौका ना मिल पाए सर यहाँ पे ये चीज़ कुछ गलत थी, ठीक है। तो कहने का ऐसा मौका हम नहीं ही देंगे, ठीक। तो सारी चीज़ें डाटा हमारा 90% 99% ओके रहता है। और आप लोग कंटेंट पे देख के जाते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, मार्कर से लिखा है, क्या ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग कंटेंट को देखिए, फिर आकलन करिए अपना कि आपने इतिहास में क्या छोड़ा है और क्या पढ़ा है, ठीक है भैया। फिर आगे हम लोग के देखते हैं, हाँ, अफगानों का नेता जो था उस समय वो कौन था? बहादुर शाह था, जो उस समय गुजरात का शासक था। अफगानों का नेता कौन था उस समय? बहादुर शाह था, जो उस समय गुजरात का शासक हुआ था। अच्छा, इसका काम क्या था? ये जो बहादुर शाह था, इसका काम ये था मुगलों के खिलाफ जो कोई खड़ा हो जाता था
यानी कि मुगलों से युद्ध करने के लिए जो बंदा तैयार हो जाता था तो बहादुर शाह अपने वहां उसको शरण देता था। यानी कि मुगल विद्रोहियों को बहादुर शाह क्या करता था, शरण देता था। ठीक है, मुगल विद्रोहियों को शरण देता था। अच्छा, जौनपुर के अफगान सरदार चाहते थे कि हम बहादुर शाह को अपना सुल्तान बनाएं, तो उन्होंने बहुत सारा प्रस्ताव भेजा था, बहुत सारा प्रस्ताव भेजा। अच्छा, एक बात और है कि जौनपुर को बहादुर शाह के द्वारा और जौनपुर के लोग बहादुर शाह को और बहादुर शाह जौनपुर के लोगों को एक दूसरे को बहुत उपहार देते थे। अच्छा, ये बात हुमायूं के दिमाग से बहुत परे थी कि बहादुर शाह और शेर शाह सूरी के बीच में मित्रता भी है। ये इस चीज से मतलब हुमायूं अनभिज्ञ था, वो सोच ही नहीं सकता था कि इन लोगों की ऐसी कोई मित्रता होगी, लेकिन वास्तव में थी। ठीक है, आगे थोड़ा देख लेते हैं। अब ये कहते हैं कि हुमायूं से सब कोई लड़ना चाह रहा था, सोच रहे थे कि सत्ता ले लें। जौनपुर के लोगों ने विद्रोह करने की, तो अफगानों का नेता बहादुर शाह था जो उस समय गुजरात का शासक हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, मुगल विद्रोहियों को शरण देता था, या क्या करता था, मुगल विद्रोहियों को शरण देता था। ठीक, इसने हुमायूं से एक कहलवा भेजा, एक लेटर लिख के दिया हुमायूं को, और ये कहा कि आज तक अभी आपका जो पाला है वो किसी छोटे मोटे अफगान सरदार से या छोटे मोटे राजा से पड़ा होगा, एक बार हमसे युद्ध करके देखिए। ये बात इसने हुमायूं से कही, लेकिन हुमायूं ने इस बात को रखे रखा, बाद में काम आएगा ये कह करके। अच्छा, जौनपुर के जो व्यक्ति थे या जौनपुर के जो अफगान सरदार थे, तो वो चाहते थे कि हमारा जो सुल्तान बने वो बहादुर शाह बने, लेकिन वर्तमान में बहादुर शाह गुजरात का शासक था। ठीक है, अच्छा, हुमायूं क्या करता था? अच्छा, हुमायूं कुछ नहीं, बस सुस्त अपने साम्राज्य में पड़े हैं। हुमायूं अफीम और नारी का बहुत शौकीन था, यह अफीम और नारी का शौकीन था और ज्योतिष में विश्वास रखता था, तो युद्ध का कुछ सोच ही नहीं रहा था कि हमको कोई युद्ध भी करना है। वास्तव में इसकी सेना भी चाहती थी कि कोई एक युद्ध हो, लेकिन कोई युद्ध का कुछ बन नहीं पा रहा था। फिर तो वहां के सब लोग क्या कहते थे कि, यानी कि इतिहासकार क्या कहते थे कि हुमायूं ने अपना शत्रु, हुमायूं अपने का स्वयं शत्रु बन गया था। मतलब हुमायूं अपना शत्रु स्वयं था, क्योंकि वह चाहता ही नहीं था कुछ प्रोग्रेस हो उसके साम्राज्य में। तो वह एक ना एक अच्छा प्रबंधक था, ना एक सुयोग्य शासक हुआ करता था। हुमायूं ना एक अच्छा प्रबंधक था, ना एक अच्छा सुयोग्य शासक था, वो सिर्फ अपना शत्रु ही बन गया था। ठीक है, ये सब देखा देखी आगे क्या होता है, हुमायूं का पहला अभियान कलिंजर अभियान 1531 में होता है, और वहां के जो कलिंजर अभियान के जो शासक होते हैं वो प्रताप रुद्रदेव होते हैं, जो पराजित हो जाते हैं। यानी कि हुमायूं का पहला अभियान कलिंजर का अभियान 1531 में हुआ था, जो कि सफल रहा था। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर 1532 में गोमती नदी के तट पे, 1532 में गोमती नदी के तट पे क्या होता, दोहरिया दौराहा या दादरा, यानी कि उसको दोहरिया का युद्ध कह सकते हैं, दौराहा का युद्ध कह सकते हैं, दादरा का युद्ध भी कह सकते हैं। वहां पे युद्ध हुआ 1531 में। दौराहा का युद्ध मोस्टली कहते हैं हम लोग। 1532 में गोमती नदी के तट पे दौराहा का युद्ध हुआ, किसके बीच में, महमूद लोदी और शेरशाह सूरी के बीच में हुई यह युद्ध हुआ, और बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अफगान सेना, यानी कि इन लोगों का ग्रुप जो था महमूद लोदी और शेरशाह सूरी का, वो पराजित हो गया था। ठीक है, और हुमायूं की सेना इसमें यानी कि हुमायूं विजयी रहा। अच्छा, अधीनता स्वीकार कर ली जब शेरशाह सूरी ने, तो कुछ कंडीशंस रखी गई, कुछ शर्तें रखी गई कि इनको पूरी करिए, अदरवाइज हम आपके लड़के कुतुब खां को अपने पास जमानत के तौर पे रख रहे हैं। तो शेरशाह सूरी ने के इस कुतुब खां, जो शेरशाह सूरी का जो लड़का था कुतुब खां, उसको हुमायूं ने जमानत के तौर पे अपने पास रख लिया था, और अपनी शर्तें मनवाने के लिए जब शर्तें पूरी गई तब उन्होंने उस लड़के को छोड़ा था। घटना दौराहा के युद्ध में घटना घटित हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1535 में गुजरात और मालवा जीतने वाला हुमायूं पहला मुगल शासक होता है। गुजरात और मालवा जीतने वाला हुमायूं पहला मुगल शासक होता है। ये क्वेश्चंस, यानी कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब गुजरात पे हुमायूं आक्रमण करता है तो वहां का शासक जो होता है बहादुर शाह, वो वहां से भाग जाता है, और जब वहां से वो भाग जाता है तो वहां से वो पुर्तगालियों से शरण मांगता है, जाके कहता है मेरी हेल्प करिए। तो पुर्तगाली 1537 ईस्वी में बहादुर शाह को समुद्र में डुबो करके मार देते हैं। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन पे आप ध्यान दीजिए, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे, बाकी ध्यान देने की जरूरत है नहीं। फिर क्या होता है, हुमायूं ने भैया एक चंपानेर का दुर्ग भी घेर लिया था। हुमायूं ऐसा करने वाला 41वां व्यक्ति बना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, अफगान सरदारों के प्रति या शेरशाह सूरी के प्रति बाबर ने बहुत पहले सबको सचेत कर दिया था, यानी कि जितने मुगल वंश के लोग थे, यानी कि हुमायूं को भी उसने सचेत किया था कि, क्या कहा था उसने, चालाक अफगान पर ध्यान रखें। यानी कि शेरशाह सूरी को एक चालाक अफगान कहा था इस पे ध्यान रखें, वह बहुत बुद्धिमान शासक है और उसके बादशाहत के चिन्ह उसके मस्तक पर दिखते हैं। ऐसी बात बाबर ने शेरशाह सूरी के बारे में हुमायूं को बताई थी। यानी कि समस्त मुगल वाले लोगों को भैया थी कि शेरशाह सूरी से होशियार रहना, वह बहुत चालाक है, वह बहुत बुद्धिमान शासक है, बादशाहत के चिन्ह उसके मस्तक पर दिखते हैं। ये बात कहकर के अलर्ट किया था बाबर ने बहुत पहले। ठीक है भैया, फिर क्या होता है, चुनार का
एक चुनार का दुर्ग है उस समय, जो 1532 ईस्वी में चुनार के दुर्ग को जीतने का असफल प्रयास हुमायूं के द्वारा किया गया था, लेकिन हुमायूं जीत नहीं पाया था। इसको पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। मुगल साम्राज्य के समय में चुनार के दुर्ग को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते थे। अच्छा, लेकिन असफल हुआ था। आगे ये जीत लेगा। एक बात और है, जब बहादुर शाह पे आक्रमण करता है तो उसके समय में जो उसका वजीर यानी कि उसका एक तोपची होता है उसके सेना में, ठीक है, उसका नाम होता है रूमी खां। तो रूमी खां जो तोपची होता है बहादुर शाह के समय, वो अब हुमायूं के पास आ गया था। वो बहुत कुशल था, मतलब बहुत योग्य था रूमी खां। तो रूमी खां की मदद से जो चुनार का दुर्ग है इसको हुमायूं बाद में जीत लेता है। और हुमायूं इसको बाद में जीतता है। कब जीतता है? 1538 में रूमी खां की मदद से चुनार दुर्ग को जीत लिया था। 1538 ईस्वी में। पहले तो 1532 में हार गया था, तब तो बहादुर शाह का रूमी खां इसके पास नहीं था, ठीक है। फिर 1538 में रूमी खां की मदद से हुमायूं जो होता है वो चुनारगढ़ के दुर्ग को जीत जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर आगे देखते हैं भैया क्या होता है। 1538 में शेर खां, यानी कि वही शेरशाह सूरी, 1538 में शेर खां ने बंगाल की राजधानी गौड़ को जीत लिया था। 1538 में क्या किया? शेर खां ने बंगाल की राजधानी गौड़ को जीत लिया था। फिर क्या होता है? अब 1539 में शेरशाह यानी कि इस बंगाल की राजधानी गौड़ को कौन जीत लेता है? हुमायूं जीत लेते हैं। फिर से आक्रमण करते हैं हुमायूं। 1539 में बंगाल की राजधानी गौड़ को जीत लेते हैं और उसका नाम जनताबाद रख देते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था, सारी व्यवस्थाएं चल ही रही थी। तब तक उधर आगरा में कांड हो गया। कांड क्या हो गया? हिंदाल भाई साहब इनके छोटे वाले, वो शराब पी के आए और शराब के नशे में इनके बहुत खास व्यक्ति थे हुमायूं के, और उनका नाम था शेख बहलोल। उनकी हत्या कर दी। अच्छा, शेख बहलोल काम क्या कर रहे थे? शेख बहलोल उस समय आगरा सिंहासन की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि हुमायूं अभियान पे आए थे। तो उन्होंने शेख बहलोल की हत्या कर दी हिंदाल ने, और अपने को कहा मैं बादशाह हूं, और अपने को बादशाह घोषित कर दिया और गद्दी बैठ गए, ठीक है। फिर हत्या करके स्वयं बादशाह घोषित कर दिया। फिर भैया क्या होता है, हुमायूं को जब ये बात पता चली, तो ये तो बंगाल में थे, तो बंगाल की सारी व्यवस्था इन्होंने जहांगीर कुली वेग को सौंप दी। इनके सेना में एक भाई साहब थे, बहुत बढ़िया, मतलब ठीक ठाक पद पे, जहांगीर कुली वेग, उनको बंगाल की व्यवस्था सौंप दी और यहाँ से ये आगरा चले गए। जब आगरा में गए, सारी चीज़ों को ओके किया, सेटल कर लिया, और फिर से ये वहाँ पे शासक बनते हैं और राजकाज देखते हैं। इसके बाद शेरशाह सूरी के बीच में अब चौसा और बक्सर या चौसा का युद्ध होगा। चौसा होता है गंगा और कर्मनाशा के बीच का जो क्षेत्र था, उसे चौसा कहा जाता था। तो वहाँ पे युद्ध होगा। इसके बाद बिलग्राम कन्नौज का युद्ध होगा। फिर थोड़े दिन के लिए सूर साम्राज्य आएगा, हुमायूं यहाँ से भाग के जाएंगे। था जैसा कि हुमायूं ने कौन कौन से अपने जीवन काल में युद्ध लड़े थे, और उसके बाद हम युद्धों की बात करेंगे। तो हुमायूं जो है चौसा या बक्सर का युद्ध हुमायूं लड़ता है। चौसा या बक्सर का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है, और ये डेट इसकी रहती है 26 जून 1539। 26 जून 1539 को हुमायूं चौसा या बक्सर का युद्ध लड़ता है। अच्छा, ये चौसा मतलब स्थान कहाँ पड़ता है? चौसा जो है बिहार के पास गंगा और कर्मनाशा नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को चौसा कहा गया है, और वो बक्सर के पास पड़ता है, इसीलिए इसको चौसा का युद्ध या बक्सर का युद्ध, दोनों नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। यह युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के मध्य। यह युद्ध हुआ था किसके मध्य? शेर खां और हुमायूं के मध्य। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक ये चीज़ है भैया कि जब चौसा या बक्सर का जब युद्ध हुआ था, तो इसी युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने एक उपाधि धारण करी थी, और वो उपाधि थी उसकी शेरशाह सूरी की। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने उपाधि धारण करी थी शेरशाह सूरी की। तो यही वो युद्ध था जो उपाधि उसने धारण करी थी और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, ठीक है भैया। हुमायूं और शेर खां के मध्य यह युद्ध हुआ था, सभी को पता है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। और इस अपनी उपाधि धारण करी थी शेरशाह, और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था शेरशाह ने, और अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था। खुतबा क्या होता है? जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जो लोग देख रहे होंगे वो बताएंगे अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने हिसाब से बताइएगा क्या सही है। मेरे हिसाब से खुतबा मस्जिद नमाज जिस दिन होती है, मतलब जुमे की नमाज यानी कि शुक्रवार को मस्जिद में खुतबा पढ़ा जाता है। खुतबा एक ऐसा आदेश पत्र होता है जो बादशाह की तरफ से और बादशाह की उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है काजी को द्वारा। और जैसे हमारे साम्राज्य में कौन कौन से राजा आए, इसके पहले किन किन लोगों का अच्छे से योगदान रहा, तभी कहा जाता है ना कि अपने खुतबे में उस शासक का नाम पढ़वाया, अपने खुतबे में उस शासक का नाम पढ़वाया। यानी कि खुतबा एक ऐसा आधिकारिक पत्र होता है जो मस्जिद में जुमे की नमाज वाले दिन मस्जिद में पढ़ा जाता है, और उसमें राजा की उपलब्धियों का पूरी तरीके से व्याख्या करके प्रजा को या लोगों को बताया जाता है। वो होता है खुतबा पढ़ना, ठीक है। अच्छा, जब ये युद्ध हो रहा था तो इसमें हुमायूं की हार होती है, और हुमायूं अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाता है, यानी कि घोड़े को लेकर के गंगा नदी में कूद जाता है। फिर होता ये है
वहाँ पे निज़ाम नामक एक भिस्ती होता है, निज़ाम नामक एक भिस्ती होता है, वो हुमायूं को बचा लेता है और इससे हुमायूं को भैया नया जीवन मिला। क्या कहने की बात थी, हुमायूं खुश, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि भाई हम तुमको अपने वहाँ का सुल्तान बनाएंगे। तो अच्छा, कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए। जैसे इतिहासकार फरिश्ता ने कहा कि हुमायूं ने निज़ाम भिस्ती को आधे दिन के लिए सुल्तान बनाया था। वहीं पे गुलबदन बेगम ने कहा, क्या कहा कि निज़ाम भिस्ती को हुमायूं ने 2 दिन के लिए बादशाह बनाया था। एक इतिहासकार जौहर अफ्तावची था, एक इतिहासकार जौहर अफ्तावची था, उसने कहा कि 2.5 दिन के लिए ही बनाया गया था, मतलब ठीक है। और जौहर अफ्तावची और भी एक बात कहता है, जौहर अफ्तावची इतिहासकार है, वो कहता है कि हुमायूं ने निज़ाम से बहुत अच्छी बात कही, कही तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा नाम निज़ामुद्दीन औलिया की तरह फेमस कर दूंगा, मैं तुम्हारा नाम निज़ामुद्दीन औलिया की तरह प्रसिद्ध कर दूंगा। ये बात स्टेटमेंट दिया था हुमायूं ने, निज़ाम भिस्ती से ये बात कही थी। अच्छा, अज्ञात सूत्रों से पता चलता है, यानी कि आगे जब आप लोग थोड़ा डीप जाएंगे, अभी हम ही डीप ले जाएंगे आपको, इतिहास में बहुत डीप तक ले जाएंगे, थोड़ा शुरुआत से बेसिक बता रहे हैं। इस बेसिक को जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आप इतिहास में जितना डीप जाएंगे और कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे तो इतिहास को भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो निज़ाम नामक भिस्ती आगे क्या चलता है, मुगल काल में पहली बार चमड़े का सिक्का चलाता है। निजाम जब भिस्ती जब शासक बनता है मुगल साम्राज्य में तो ये चमड़े का चलाता है। एकमात्र ये शासक था जिसने मुगल वंश में चमड़े का सिक्का चलाया था, निजाम नामक भिस्ती ने। जब ये 1-2 दिन के लिए वही शासक बना था उस समय में। अब ये होता ये है, अब हुमायूं सोचने लगा कि ये तो अपनी प्रसिद्धि के लिए भाई चमड़े का सिक्का चला रहा है, तो चुपके से हुमायूं ने निजाम नामक भिस्ती का कत्ल करा दिया था। ये यहाँ पे लिख के नहीं लाए हैं, ये आप आगे जब अच्छे से सोर्स पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, तब आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद कन्नौज का एक युद्ध होता है। कन्नौज कहाँ है, गंगा नदी के तट पे कन्नौज पड़ता है और कन्नौज के पास एक गांव है बेलग्राम, वहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। इसीलिए इस युद्ध को कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कन्नौज या बेलग्राम एक ही चीज़ है भैया, ठीक है। और ये मई 1540 में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। इसको बेलग्राम का युद्ध कहते हैं। अच्छा, यह युद्ध बहुत निर्णायक था मुगल साम्राज्य और सूर साम्राज्य के मध्य, बहुत निर्णायक युद्ध कहा जाता है मुगल साम्राज्य में। क्यों निर्णायक कहा जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के लड़ने के बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा था 15 वर्षों के लिए। वो 15 वर्ष से लिए भारत या अपना दिल्ली छोड़ करके बाहर चला गया था, मतलब भाग गया था यहाँ से। तो 15 वर्ष तक के लिए निर्वासित जीवन जीना पड़ा था और उस समय 15 वर्ष तक के लिए भारत में सूर साम्राज्य स्थापित हुआ शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत निर्णायक युद्ध माना जाता है मुगल दृष्टिकोण से देखा जाए तो। फिर भैया क्या होता है, हुमायूं जब यहाँ से जाता है, युद्ध हार जाता है, कन्नौज में युद्ध ही चल रहा होता है, वहाँ से जब ये हारता है तो भागते भागते ये आगरा पहुँचता है, आगरा के बाद दिल्ली पहुँचता है और दिल्ली के बाद सिंध पहुँच जाता है, ठीक है। बहुत सारे शासकों ने इसको प्रलोभन दिया कि मैं ये आपकी मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा, लेकिन फिर इसकी मदद कोई नहीं करता है। अच्छा, शेरशाह सूरी ने थोड़ा सा षड्यंत्र रचा। क्या रचा, शेरशाह के कहने पे मारवाड़ के एक राजा थे मालदेव, उन्होंने हुमायूं को आमंत्रित किया और कहा आप हमारे वहां आ जाइए, मेरी शरण में, मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, ये बात किसने कही थी, शेरशाह ने मालदेव से कही थी कि आप हुमायूं को अपने वहां आमंत्रित करिए, फिर मैं उसको पकड़ लूंगा और जो भी कुछ हो उसका जो भी किया जाएगा वो मैं जानता हूं, ठीक है। लेकिन बैरम खान ने सलाह दी कि यहाँ रहना आपका बादशाह सही सलामत सही नहीं है। बैरम खान क्योंकि इनके बहुत सहायक थे और मंत्री भी थे, ठीक है। तो बैरम खान की सलाह पर ये ईरान चले गए और वहाँ शाह तहमस्प के दरबार में पहुँचे। कहाँ पहुँचे, शाह तहमस्प। आपको ये बताएंगे शाह इस्माइल कौन थे, बाबर के समय, शाह तहमस्प इनके समय में थे। बहुत इंपॉर्टेंट शाह अब्बास कौन थे, ये सब ईरान के शासकों का एक क्रम है जो हम आपको बताएंगे। ये एक सफाविद शासक हुआ करते थे, ठीक है भैया। तो बैरम खां की सलाह पर ये ईरान के शाह तहमस्प के दरबार में पहुंच गए और वहां पे जाकर के शिया धर्म स्वीकार कर लिया। अच्छा, एक और बात, जब शिया धर्म स्वीकार कर लिया और वहां पे इन्होंने ये भी कहा, जो शाह तहमस्प से उनसे प्रॉमिस किया कि हम अब जो काबुल है, काबुल कांधार, ये हम जीतेंगे और आपको लौटा देंगे, मतलब आपके लिए जीतेंगे। फिर हुआ ये, इन्होंने भैया कांधार जीता और अपने पास रख लिया। तो इनकी बड़ी आलोचना हुई कि भाई हुमायूं, आप भाई साहब तो अपनी बात से चले गए, ठीक है। लेकिन फिर बात चलती है, कोई नहीं। हाँ, 1545 में हुमायूं ने कांधार जीतकर अपने पास रख लिया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग भैया देखते हैं 1551 में जो इसका छोटा भाई था वही हिंदाल, जिसने अपने आप को 1540 में बादशाह घोषित कर दिया था शराब पी के, तो वही हिंदाल की मृत्यु 1551 में हो जाती है। और उस समय उसकी मृत्यु के तुरंत बाद अकबर को गजनी का सूबेदार बना दिया जाता है। अकबर छोटे से थे,
वही 9-10 साल के हुए रहे होंगे, तो उनको गजनी का सूबेदार बना दिया जाता है। फिर ये होता है, एक वहाँ पे गख्खर होते हैं, गख्खरों के सुल्तान आदम, वहाँ का गख्खरों का सुल्तान जो आदम था, उसने कामरान को किडनैप करके रखा था। आप कहानी वाइज सुनिए, मजा आ जाएगा पूरा एक्सप्लेनेशन सुन के, ठीक है भैया। कामरान और अस्करी की उसने आंखें निकलवा ली। किसने? सुल्तान आदम ने। कामरान और अस्करी की आंखें निकलवा करके उन आंखों को मक्का मदीना भेज दिया, आंखों को मक्का के लिए भेज दिया और कामरान को उसके हवाले कर दिया, ठीक है, हुमायूं के हवाले कर दिया था। फिर जो भी कुछ हो, उसका मकबरा वगैरह फिर हुमायूं ने बनवाया। फिर कामरान के पुत्र अब्दुल माली को हुमायूं फरजंद कहता था, यानी कि कामरान का जो पुत्र था अब्दुल माली, हुमायूं ने उसको संरक्षण दिया और उसको फरजंद कहा। फरजंद का मीन्स होता है पुत्र, मतलब फरजंद का मतलब होता है पुत्र, यानी कि उसको अपना पुत्र माना और उसको संरक्षण दिया था अब्दुल माली को। बैरम खां की सलाह पर 1555 में 15 वर्षों का निर्वासित जीवन जीने के बाद बैरम खां की 15 वर्षों में पुनर्वापसी हुई भारत के लिए। अब पुनर्वापसी जब करते हैं भाई साहब ये, तो क्या होता है, उस समय पंजाब का जो शासक रहा होता है वो रहा होता है सिकंदर सूर। पंजाब का शासक कौन होता है? सिकंदर सूर होता है, और जिसने मुगलों के विरुद्ध एक सूबेदार तातार खां को नियुक्त कर रखा था कि भाई मुगल आ रहे हैं, उनके विरुद्ध आपको युद्ध करना है तातार खां को। तो हुआ ये, हुमायूं ने तातार खां को पराजित करके रोहतासगढ़ के दुर्ग को विजित कर लिया। ये भैया वहां से निर्वासित जीवन जीने के बाद भारत में, ये भारत के पास आसपास इसकी पहली विजय रही, ठीक है। तातार खां को पराजित करके क्या किया, रोहतासगढ़ के दुर्ग को इसने जीत लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद फिर क्या होता है, मच्छीवाड़ा का एक युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके कब होता है? 15 मई 1555। और एक सरहिंद का युद्ध होता है 22 जून 1555 को। आप इतना याद रखिएगा, 15 मई और 22 जून दोनों युद्ध 1555 में हुए थे। सुमेलित करो में पूछ लेते हैं, ठीक है। मच्छीवाड़ा का पहले हुआ सरहिंद का, तो मैंने क्रम से लिख रखा है। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ। दोनों युद्धों में हुमायूं को जीत मिली, मतलब विजय हो गया हुमायूं की। बैरम खां के सफल नेतृत्व में मुगलों की विजय हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। उस समय जब ये शासक बनता है, ठीक है भैया, जब वहां पे विजय कर रहा होता है, तो उस समय इब्राहिम सूर संभल और दोआब क्षेत्र का शासक रहा होता है, ठीक है, गवर्नर रहा होता है। आदिल शाह सूर चुनार बिहार के क्षेत्र, चुनार का क्षेत्र जो है वो बिहार में पड़ता है, वहां का शासक रहा होता है। बंगाल का जो उस समय शासक रहा होता है मोहम्मद खां सूर होता है, ठीक है। मालवा का जो शासक होता है बाज बहादुर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाज बहादुर मालवा का शासक होता है। फिर ये तो सब इनकी व्याख्या रही, ये भाई दिल्ली के शासक बन गए, ठीक ठाक दिल्ली पे अपना आ गए, ठीक है। फिर क्या होता है, इनकी मृत्यु जनवरी 1556 में दीनपनाह नगर इन्होंने बसवाया था। तो वहां पे एक शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है भैया। तो इनकी मृत्यु जनवरी 1556 को दीनपनाह नगर के शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हो जाती है। ये कहा जाता है कि ये 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, मतलब बहुत अच्छे से मुस्लिम जो चीज़ें होती हैं मुस्लिम इस्लाम धर्म में उनका ये पालन करते थे, ठीक है। रोज़ा रखना है, जैसे नमाज करना है, तो ये कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नमाज करने के लिए ये अपना बैठे उठे जो भी कुछ करे थे और लड़खड़ा करके लुढ़कते लुढ़कते सीढ़ियों के नीचे आ गए और इनकी डेथ हो गई, ठीक है भैया। फिर जब इनकी डेथ हो जाती है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको बताते हैं, जब हुमायूं की मौत हो जाती है तो 17 दिन के लिए हुमायूं की मौत को गुप्त रखा जाता है। जब लोग इसका स्वास्थ्य जानने का कोशिश करते हैं कि हमारे बादशाह कैसे हैं, सही सलामत हैं कि नहीं, तो एक मतलब ये होता था, जनता का दर्शन करा दिया जाता था। तो 17 दिन तक इनकी जब मौत को गुप्त रखा गया तो इनकी जगह पे इनके एक हमशक्ल थे मुल्ला बेकसी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, मैंने लिख रखा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मुल्ला बेकसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुमायूं का हमशक्ल था और जब कभी कोई देखना चाहता था कि हुमायूं कैसे हैं तो मुल्ला बेकसी को दिखा दिया जाता था। जनता दर्शन में लोगों को संतुष्टि मिल जाती थी, हमारे बादशाह सही सलामत, लेकिन बादशाह मर चुके थे, ठीक है। एक तुर्की व्यक्ति था, उसका नाम था सीदी अली रईस। सीदी अली रईस के द्वारा हुमायूं का कुछ स्वास्थ्य खराब है ऐसा संदेश अकबर के पास भिजवा दिया गया। अच्छा, अकबर इस समय लाहौर में सूबेदार के पद पे थे। हुमायूं की जब मौत हुई थी तो अकबर उस समय लाहौर के सूबेदार के पद पे थे। जब ये दिल्ली के शासक बने तो उनको सूबेदार लाहौर का बना दिया गया था, ठीक है भैया। तो सीदी अली रईस के द्वारा हुमायूं का स्वास्थ्य समाचार लाहौर पहुंचा दिया गया अकबर के पास कि आप आ जाइए, आपके पिताजी का स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन हुमायूं डेथ हो चुकी थी। अच्छा, ये करने का एकमात्र रीजन ये था कि कोई जनता या कोई आसपास का शासक
कोई इस चीज़ को ना जान पाए कि हुमायूं की डेथ हुई है या हुमायूं खत्म हो गए हैं, ताकि अकबर का चुनाव निर्विरोध रूप से किया जा सके। अच्छा, अकबर खत्म हो जाते हैं, इसके बाद भैया क्या होता है हम आपको बताते हैं। फिर क्या होता है, इनकी एक वाइफ जो होती है उनका नाम होता है बेगा बेगम, यानी कि हुमायूं की पत्नी होती हैं बेगा बेगम। ये हज की यात्रा करने के लिए जाती हैं, तब से ये हाजी बेगम हो जाती हैं। तो हुमायूं की याद में दिल्ली में उन्होंने इनके मकबरे का निर्माण करवाया, और उस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी इमारत, यानी कि ताजमहल की पूर्वगामी इमारत कही जाती है। और ये भी कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताते हैं, वफादार बीबी का महबूबाना पेशकश किसके मकबरे को कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश, यानी कि इनकी बीबी के द्वारा मकबरा बनवाया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको और एक बताते हैं कुछ, कि जब शुरुआत में ये शासक बना हुमायूं, शुरुआत में जब शासक बनता है तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, 9 साल 4.5 महीने तक के पहले शासक बन के यहाँ पे दिल्ली में शासन किया था। उसके बाद शासन करता है और आ जाता है, थोड़े दिन और रहता है, इसकी डेथ हो जाती है। दूसरी बार 6 महीने के लिए शासन बनता है और शासन जो है करता है, और उसके बाद 10 वर्ष के बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब टोटल हमारा ये है कि पूरे 25 साल के कार्यकाल के दौरान बाबर पहली बार 9.5 साल शासन करता है, दूसरी बार 6 महीने का शासन करता है, और सिर्फ 10 साल ही भारत में शासन कर पाता है, 15 साल बाहर निर्वासित जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। तो ये हुमायूं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो सांस्कृतिक उपलब्धि हुमायूं की क्या रही? तबल ए अदल, ध्यान रखिएगा, तबल ए अदल ये क्या था? न्याय के लिए इसने एक ढोल बनवाई थी, जिसको तबल ए अदल कहा गया था, ठीक है। जिस तरह से आगे आप देखेंगे कि जहांगीर ने जंजीरी न्याय की व्यवस्था करी थी, कोई भी सुल्तान से न्याय की गुहार लगाने की कोशिश करता था या न्याय की ज़रूरत रहती थी, तो क्या करता था, उस जंजीर को मतलब बजाता था और घंटियां बजा देता था, पता चल जाता था। इसी तरह से पहले इल्तुतमिश ने भी शेर के गले में, संगमरमर के बने शेर में के गले में 2 घंटियां लगवाई थी। तो तबल ए अदल एक न्याय की ढोल थी। जैसे जब ये होता था हुमायूं के दरबार में या हुमायूं के साम्राज्य में, जब किसी को न्याय की ज़रूरत होती थी तो आके वो ढोल बजा देता था, तो उसकी आवाज़ इन तक पहुंच जाती थी, तो उस मतलब ये समझते थे कि अब उसको न्याय की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस न्याय की ढोल को तबल ए अदल कहा जाता था, ये हुमायूं ने लगवाया था, ठीक है। मंगलकालीन, इन्होंने एक मंगलकालीन बिसाते निसात का निर्माण कराया था, मंगलकालीन बिसाते निसात का निर्माण कराया था। ये क्या था? यह एक वृत्ताकार टाइप के कालीन टाइप का था, इस पे बैठ करके ज्योतिषी की सभा होती थी। जैसे ज्योतिष से रिलेटेड कोई सभा का अगर करना है, सभा का आयोजन करना है, जो भी कुछ करना है, तो एक मंगलकालीन बिसाते निसात सभा उस पर करी जाती थी बैठ के। इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था। अच्छा, ग्रहों तथा नक्षत्रों के आधार पर हुमायूं 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। ग्रहों तथा नक्षत्रों के आधार पर हुमायूं 7 दिन 7 रंग के कपड़े अलग अलग पहनता था। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, रविवार को पीला वस्त्र पहनता था, सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनता था, और शनिवार को काला वस्त्र पहनता था, ठीक है। उलब कचा नामक कोट का प्रचलन हुमायूं ने किया था। उलब कचा नामक एक कोट का प्रचलन किया था, ठीक है भैया। एक निर्माण इसने किया था बड़ा खेमा, एक इसने निर्माण किया था बड़ा खेमा, एक निर्मित कराया था। जो बड़ा खेमा इनका क्या था? बड़ा खेमा था 12 राशि चक्रों के आधार पर 12 कक्षों में विभाजित कर दिया था। ये इसने बड़ा खेमा का निर्माण कराया था, ठीक है। अब हुमायूं ने अमीरों व सरदारों को 3 श्रेणियों में अपने साम्राज्य में विभाजित कर रखा था। अमीरों और सरदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? एक थी अहले दौलत, एक थी अहले सादात, एक था अहले मुराद। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस शासक ने अमीरों और सरदारों की श्रेणियां विभाजित कर दी थी? तो हुमायूं ने कर दी थी। अहले दौलत, अहले सादात, अहले मुराद। अच्छा, इसमें यह था कैटेगरी वाइज थी कि अहले मुराद, अहले सादात में किस टाइप के लोग रहेंगे। तो भैया अहले दौलत में राज परिवार के सदस्य और सैनिक अधिकारी होते थे इस श्रेणी में, यानी कि अहले दौलत जो श्रेणी थी, इसके जो इसमें इस श्रेणी में कौन कौन रहता था? राज परिवार के सदस्य और सैनिक अधिकारी रहते थे। अहले सादात में शेख थे, काजी थे, दार्शनिक थे, ये लोग अहले सादात की श्रेणी में आते थे। इसी तरह से अहले मुराद इनकी जो श्रेणी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन आते थे? संगीतज्ञ आते थे। बात समझ में आई? तो अहले सादात, अहले दौलत और अहले मुराद, इन श्रेणियों का इसने विभाजन किया था। पुनः विभाजन का 12 श्रेणियों में कर दिया था बाद में, ठीक है। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, और दूसरी बात, अहले दौलत जो है, अच्छा एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक श्रेणी की पहचान तीर था।
मतलब प्रत्येक श्रेणी की पहचान एक तीर था। ये बाण अहले दौलत, अहले सादात या अहले मुराद बाण कहे जाते थे। यानी कि जो श्रेणी थी उन श्रेणियों का जो पहचान एक बाण हुआ करता था, ये बाण अहले दौलत, अहले सादात, अहले मुराद बाण कहलाते थे। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने जैसा कि भी शुरुआत में आपको बताया कि हम जब लास्ट में हुमायूं के बारे में चीज़ों की ये व्याख्या करेंगे तो शायद आप लोगों ने ऐसी चीज़ें नहीं सुनी रही होंगी, और सुनी होंगी जब आप बहुत अंदर से या डीप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तब इन चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं। और ये भी बात है, ये पीजीटी, डीएसएसबी और नेट जैसे सिलेबस और एग्जाम्स में चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इनका शॉर्ट्स नोट्स बना लें, ठीक है भैया। अच्छा, अब देखते हैं इसमें जैसे कुछ एक अधीक्षक यानी कि अध्यक्ष टाइप के होते थे। जैसे अहले दौलत, इसका अध्यक्ष क्या कौन बनाया गया था? हिंदू बेग। हिंदू बेग को इन्होंने अहले दौलत का अध्यक्ष बना दिया था, ठीक। अहले सादात का अध्यक्ष किसे बनाया था? मोहम्मद फरगरी को बनाया था। देखिए कितना डीप है, मोहम्मद फरगरी को बनाया था। अहले मुराद का अध्यक्ष किसे बनाया था? अमीर उवैस मोहम्मद को बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 श्रेणियों में विभाजन किसने किया? हुमायूं ने किया। कौन कौन सी? अहले मुराद, अहले सादात, अहले दौलत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इन पे, ठीक है। आगे देखते हैं राजसी कार्य। जो हुमायूं जो था राजसी कार्य करता था रविवार और मंगलवार को, मतलब राजसी कार्य करता था रविवार मंगलवार को। क्यों? एक रीजन था, क्योंकि इन लोगों के लिए हुमायूं ने एक एक दिन फिक्स कर रखा था। मतलब इस दिन ये आएंगे, इस दिन अहले मुराद वाले आएंगे, इस दिन ये इस तरह के लोग आएंगे। तो इसके पास समय हुमायूं के पास नहीं मिलता था, तो राजसी कार्य रविवार और मंगलवार को करता था, ठीक है। थोड़ा और आगे इनके बारे में देखते हैं। 1533 में दीने पनाह नगर बसाया था। 1533 में हुमायूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही स्टेटिक में पूछ लिया जाता है कि दीने पनाह नगर की स्थापना कब और किसने की, तो हुमायूं ने करी थी भैया, ठीक है। 1533 में करी थी। वहीं पे एक शेरमंडल नामक एक पुस्तकालय का भी इसने निर्माण कराया था दीने पनाह नगर में, ठीक है। अच्छा, बंगाल निवास के समय, जब एक बात हमने आपको बताया था कि ये बंगाल की राजधानी गौड़ को जब जीतता है, तो उस समय जब ये वहां पे निवास कर रहा था, तो बंगाल निवास के समय अपने राजमुकुट पर ये पर्दा डाले रहता था, नकाब टाइप का जैसे नहीं होता है, तो अपने राजमुकुट पे ये पर्दा डाले रहता था, ठीक है। तो जैसे जब कोई इससे मिलने आए, कोई उधर का शासक या कोई बड़ा सेनापति या सैनिक कोई भी इस तरह का, तो ये जब पर्दा हटा करके जब ये बात करता था, तो लोग कहते थे, इसका अभिवादन करते थे, अरे प्रकाश प्रकट हो गया, प्रकाश प्रकट हो गया। इसलिए इसने नाम अपना नूरुद्दीन भी कर लिया था, ठीक है। नूरुद्दीन भी अपना नाम इसने कर लिया था। अब क्योंकि नूर का मतलब होता है प्रकाश, तो मतलब ये इसीलिए करता था, ये अपना अभिवादन कराने के लिए पर्दा डालता था। ऐसे राजा लोग मुकुट पे डाल लेते हैं, फिर ऐसे हटाते हैं किनारे से, तो जब ऐसा ये करता था तो अभिवादन स्वरूप लोग सामने वाले कहते थे, भाई प्रकाश प्रकट हो गया है, ठीक है। ये सब होता था शुरुआत में हुमायूं ने अपना जो वजीर बनाया वो उवैस मोहम्मद वजीर, अमीर उवैस मोहम्मद। शुरुआत में जो इसका वजीर था उसका नाम था अमीर उवैस मोहम्मद। उसके बाद कुछ दिन के बाद इसने हिंदू वेग को अपना वजीर बना दिया, हिंदू वेग को अपना वजीर बनाया और उसको अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी, और उसके बैठने के लिए सोने की कुर्सी भी दी थी। कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसका कौन सा वजीर था जिसको उसने बैठने के लिए सोने की कुर्सी दी थी? अच्छा, एक बात और है, हुमायूं जितने मतलब उच्च पद पे लोग रहते थे, उन सबको ये सोने की कुर्सी देना चाहता था सिंहासन के लिए, कि ये सब लोग सोने की कुर्सी पे बैठे। लेकिन रीजन ये रहा कि इसने मतलब इसलिए देना चाहता था, ये चाहता था कि अगर हम सोने की कुर्सी सबको बैठने के लिए दे देंगे, तो लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, मतलब कहेंगे हाँ हुमायूं अच्छे हैं, ठीक है भैया। लेकिन फिर ये कर नहीं पाया था ऐसा, लेकिन इसने अपने वजीर हिंदू वेग को अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी और उनसे सोने की कुर्सी बैठने के लिए प्रदान करी थी। अच्छा, एक बात और, ज्योतिष में ये बहुत विश्वास करता था, तो ज्योतिषी के आधार पे ही इसने अपने एक मुकुट का निर्माण कराया था। उस मुकुट का नाम था ताजे इज्जत। ताजे इज्जत उस मुकुट का नाम था, ये धारण करता, ज्योतिष के आधार पर उसका इसने निर्माण कराया था। और हुमायूं ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली में मीना बाजार लगवाया था। दिल्ली में मीना बाजार लगवाया था, और यह मीना बाजार जो होता था वो नौकाओं पर लगता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार लगवाया जो कि नौकाओं पर लगता था। फिर एक कस्त्रे रवां चलता फिरता एक प्रकार का महल इसने बनवाया था, ठीक है भैया। अच्छा, चलते फिरते महल की बात याद आई। हुमायूं मुगल काल का ऐसा शासक था, जब कभी भी युद्ध करने के लिए जाता था या कहीं यात्रा पे जाता था, तो अपने साथ एक पुस्तकालय लेके जाता था। पुस्तकालय का मतलब अपने साथ बहुत सारी किताबें ले जाता था, और रास्ते में या जहाँ पे विश्राम के समय लोगों से पढ़वाता था और पढ़ता था। तो यानी कि अपने साथ बहुत सारी किताबें लेकर के जाया करता था अपनी यात्रा के दौरान या युद्ध के दौरान, ठीक है। अच्छा, फिर सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इसने शेख अब्दुल
कद्दूस गंगोही का मकबरा बनवाया है। कितना इंपॉर्टेंट है, हुमायूं ने सहारनपुर में शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा बनवाया है, ठीक है। और आगरा में इमारत तिलिस्म का निर्माण कराया है। हुमायूं ने आगरा में इमारत तिलिस्म का निर्माण कराया है। अच्छा, इसका प्रमुख कवि कौन था? शेख अमानुल्लाह पानीपती। हुमायूं का जो प्रमुख कवि था शेख अमानुल्लाह पानीपती। भैया लिख के इसलिए आते हैं, थोड़े इनके नाम बहुत टफ रहते हैं, मतलब हमको याद है, ऑप्शंस आएंगे सब याद, उनके बारे में चीज़ें याद है, ठीक है, बट उनके नाम थोड़ा टफ पड़ जाते हैं, तो क्यों ना लिख लिया जाए, ठीक है। और जैसे आप लोग भी देख सकते हैं, थोड़ा अगर दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत रही होगी देखने में मेरे गले में बहुत दर्द है, तो एक्सप्लेनेशन और बोलने में थोड़ा आज प्रॉब्लम हो रही है इस समय। वीडियो की शुरुआत में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत मैंने कल करी थी और आज शाम हो गई दूसरे दिन की। तो आप लोग समझिए कि 2 से 3 बार में छोटे-छोटे वीडियो ये बना करके फिर आपके लिए बड़ा वीडियो तैयार करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, ना ये कहते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को, कंटेंट को देख लीजिए कि कितना कंटेंट बढ़िया है, ठीक है। क्वालिटी तो नहीं है कि हाँ डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड पे ही हम लोग पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर हुमायूं ने अच्छा क्या किया था, इसका एक प्रमुख कवि था शेख अमानुल्लाह पानीपती। ग्लोब तैयार कराया था, हुमायूं ने ग्लोब तैयार कराया, और वो ग्लोब पंचभूत और आकाश का वर्गीकरण करने के लिए बनाया गया था। मतलब उसमें पंचभूत और आकाश का वर्गीकरण होता था। मौलाना इलियास और शाह ताहिर ये नक्षत्र शास्त्र के विद्वान हुआ करते थे। हुमायूं के दरबार में मौलाना इलियास और शाह ताहिर नक्षत्र शास्त्र के विद्वान हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहिरुल उलूम, इसको कहते हैं विज्ञानों की मणि, यानी कि जवाहिरुल उलूम ये फारसी भाषा में ग्रंथ है, और ये हुमायूं के काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में है क्या, गणित, चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान से संबंधित 120 विषयों का इसमें ज्ञान दिया गया है, ठीक है। और इसको लिखा था मौलाना मोहम्मद ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं के समय का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जवाहिरुल उलूम है, जिसको विज्ञानों के मणि कहा गया है। ये फारसी भाषा में है। कम से कम इसमें गणित, चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान से संबंधित 120 विषयों का इसमें ज्ञान, या 120 विषयों की चर्चा करी गई है, ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना मोहम्मद ने इसको लिखा है। हुमायूं ने कोर्निश, तस्लीम और नए नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। हुमायूं ने अपने साम्राज्य में कोर्निश प्रथा की शुरुआत की, तस्लीम की शुरुआत की, नवरोज की शुरुआत की, तुलादान की हुमायूं ने शुरुआत की थी। तुलादान की शुरुआत की थी, जन्मदिन मनाओ तो तुलादान अपने मतलब तुलादान करता था ये, ठीक है। अच्छा, ये बात हम आपको जैसे बताएं, कोर्निश, तस्लीम, नए नवरोज, ये हुमायूं की बेसिक चीज़ें हैं। जब हम लोग मुगल साम्राज्य को अंत तक पहुंचाएंगे, तब देखिएगा मुगल स्थापत्य और मुगल सांस्कृतिक परंपराएं और मुगल चित्रकला और मुगल इमारत, ये बहुत सारी चीज़ें हमको आगे कवर करने को मिलेंगी। तो आप लोग शुरुआत से जैसा देखते जा रहे हैं वैसा पढ़ते जाइए। तो आप ये ना सोचिएगा कि तस्लीम या कोर्निश हमें बताया नहीं गया, तस्लीम और कोर्निश क्या होता था, इस वाले को क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, ये सारी चीज़ें नहीं, ऐसे किया जाता है। ये सब प्रथाएं थी, इन प्रथाओं को क्या कहा जाता है, चहार तस्लीम क्या हुआ करती थी, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा इनके बारे में और देख लेते हैं। इनकी पत्नी एक थी बेगा बेगम, ठीक, ये हुमायूं की पहली पत्नी थी बेगा बेगम, ठीक है भैया। और ये 1564 से 1565 के बीच इन्होंने मकबरे का हुमायूं के निर्माण करवाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, हुमायूं का मकबरा अकबर के समय में बनवाया गया था, और ये अकबर के समय बनी पहली इमारती संरचना थी जिसमें अकबर का कोई योगदान नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट, हुमायूं का मकबरा अकबर के समय बनाया गया, लेकिन अकबर के समय जब बना तो इसमें अकबर का कोई भी योगदान नहीं था। हुमायूं का मकबरा जो है वो बेगा बेगम ने बनाया था। अकबर इनको अपनी माँ की तरह मानता था। हालांकि अकबर की सगी माँ नहीं थी, सगी माँ उनकी हमीदा बानो बेगम थी, लेकिन वो बेगा बेगम को मतलब अपनी सगी माँ की तरह मानता था। बेगा बेगम का नाम जब ये हज की यात्रा पे गई तो वहां से इनका नाम बदल करके हाजी बेगम हो गया था, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा इनकी पत्नी ने बनवाया था, जिनका नाम बेगा बेगम या हाजी बेगम हुआ करता था। अच्छा, इसी मकबरे को कहा जाता है ताजमहल का पूर्वगामी। हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और ये कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और भैया ताजमहल एक वफादार बीबी का महबूबाना पेशकश इसको कहा जाता है। एक वफादार बीबी के द्वारा महबूबाना पेशकश हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है,
जो हुमायूं का मकबरा बनवाया था वो बनवाया था मिर्जा गयास ने, मतलब इसने मतलब इसका जो है डिजाइन किया था। फारस के थे मिर्जा गयास, उन्होंने किया था। ठीक है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हुमायूं का मकबरा जो है वो चार बाग पद्धति पे बना है। हुमायूं का मकबरा चार बाग पद्धति पे बना है। और इनके बारे में बड़ी अच्छी बात है, दोहरी गुंबद वाला, कहाँ इसमें तो मकबरा कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन बता रहे हैं, मैंने सोचा शायद कहीं लिख के लाए हूँ। दोहरे गुंबद वाला ये पहला मकबरा है। मुगल काल में सबसे पहली बार अगर किसी मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था तो वो हुमायूं का मकबरा था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। और यह मकबरा नालंदा के पंचरथ से प्रेरित था। हुमायूं का जो मकबरा है वो नालंदा के पंचरथ से प्रेरित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इनकी बीबी की बात कर लेते हैं। तो हुमायूं के मकबरे के में जान गए। अच्छा, हुमायूं के मकबरे को तैमूर वंश का शमशान गृह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मुगल साम्राज्य के 9 से 10 शासकों का उसमें मतलब दफन किया गया है। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को तैमूर वंश का शमशान गृह भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनकी बीबी है और उनकी बीबी के बारे में देखें। एक है हमीदा बानो बेगम, ये अकबर की माता थी हमीदा बानो बेगम। इनकी उपाधि थी मरियम मकानी की। एक है मानचूचक बेगम, इनको अब्दुल माली ने मार दिया था, ये भी हुमायूं की पत्नी थी। एक थी चांद बीबी, एक थी साद बीबी, ये चौसा के युद्ध में मार दी गई थी। तो हुमायूं के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है। अच्छा, एक मकबरे की एक और बात, हुमायूं का जो मकबरा है ये पहला ऐसा मकबरा है जो सॉरी ये पहला ऐसा मकबरा है जो चार दीवारी से घिरा हुआ है। तो हुमायूं का मकबरा में 2 गुंबदों का प्रयोग हुआ है। हुमायूं का मकबरा चार बाग पद्धति में बना है। हुमायूं का मकबरा मिर्जा मिर्जा गयास बेग ने मतलब डिजाइन किया था, बनवाया तो पता ही है, हाजी बेगम ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पे? वैसे ही दिल्ली में है। तो इस तरह से हम हुमायूं की इन चीज़ों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। मेरे एक्सप्लेनेशन से जो चीज़ें आपने सुनी हो और ठीक है इंपॉर्टेंट लगी हो उनको नोट कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूर साम्राज्य यानी कि शेरशाह सूरी। वो जब खत्म कर लेंगे तो हम लोग अकबर पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।